अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज होगा वजीर आजम के दबंग बयान से। अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के फौजी अड्डे हरगिज नहीं दिए जा सकते। वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक अंदाज में बता दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान एंकर ने पूछा, क्या पाकिस्तान अमरीकी एजेंसी को अपनी सरजमीन से ऑपरेट करने की इजाजत देगा? जी हाँ, वजीर आजम ने बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश नहीं की। टका सा जवाब दिया कि ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। कोई इम्कान नहीं कि पाकिस्तान अमरीका को अपने अड्डे देगा। वजीर आजम के किसी बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता। वो सुपरसोनिक की रफ्तार से यू टर्न लेते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का वजीर आजम के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। बोले, गैर मुल्की ज़राए से अमरीका और भारत से मुज़ाकरात की इत्तलात मिलती हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि पार्लियामेंट को इन मामलात पर एतमाद में लिया जाए। आप इमरान नियाजी साहब के किसी बयान पे एतमाद करते हैं? वो सुपरसोनिक रफ्तार के साथ अपने हर बयान पे यू टर्न ले लेते हैं। तो इसलिए जो भी वो बयान देंगे उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वो उस बयान पे यू टर्न लेते हैं तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दे। हमें शदीद तशवीश है कि हमें गैर मुल्की ज़राए से इतलात आती हैं कि हुकूमत क्या मुज़ाकरात कर रही है भारत के साथ, हुकूमत क्या मुज़ाकरात कर रही है अमेरिका के साथ। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि फौरी तौर पर पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाए और पार्लियामेंट को बाखबर किया जाए कि हुकूमत इस वक्त मुल्क के जो कलीदी मफादात हैं उनके हवाले से क्या पॉलिसी अपना रही है। पाकिस्तान ने एक गीदड़ से लेकर लीडर तक का सफ़र मुकम्मल कर लिया है। कौम को इमरान खान जैसा लीडर ही चाहिए था, जो मिल चुका है। सेनेटर फैसल जावेद ने वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की भरपूर तारीफ़ की। तज़ियाकारों ने फैसले को कौम की हकीकी तर्जुमानी करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने कौम से किया वादा पूरा कर दिखाया। अमेरिका को दो टोक पैगाम दे दिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, कौम इमरान खान से इसी फैसले की उम्मीद रखती थी। ये सफ़र है एक गीदड़ से लेकर एक लीडर तक। देखिए, हम लोगों को इमरान खान जैसा लीडर चाहिए था। वो अनवर मसूद ने कहा कि वो डट सकता है अमेरिका के आगे, ज़रूरत अब वो पाकिस्तान की है। बहुत देखे हैं इन वक्त लीडर, ज़रूरत अब हमें इमरान की है। तज्जियाकार अमजद शेब ने कहा कि पाकिस्तानी आवाम भी अमेरिका को अड्डे देने के हक में नहीं है। खित्ते में वो रहना चाहते हैं, एक दफा आपने बेसिस दे दिए फिर वो निकलेंगे नहीं यहाँ से। नतीजा ये कि आप खित्ते में अपने लिए दुश्मनियां पैदा करें। अब हमारी सर्वाइवल खित्ते के साथ है जहाँ रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान मौजूद। हम यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि इस रीजन में हमारे अपने जो हमसाया ममालिक हैं इनके साथ मसाइल पैदा हों। तज्जियाकार मारिया सुल्तान कहती हैं, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर एक अमन मुज़ाकरात की बुनियाद रखी हुई है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि तीसरी अमरीकी जो अफगान जंग है उसमें शिरकत या शमूलियत अख्तियार करे। तज्जियाकारों का कहना था कि पाकिस्तानी फैसले के बाद अमरीका ने मुश्किलात पैदा की तो कौम और हुकूमत इसके लिए तैयार हैं। खबरों में आगे दिखाएंगे वजीर आजम के दो टोक मौक़िफ़ पर अरकान पार्लियामेंट की राय। आपस की लड़ाइयाँ छोड़ो, खित्ते के मामलात पर मिलकर बैठो। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कौमी असम्बली में सियासी जमातों को मशवरा दे दिया। कहा, इस वक्त अफगानिस्तान में 38 मकामात पर लड़ाई चल रही है। अगले 2-3 महीने बहुत अहम हैं। अफगान बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं, 88% कर दी है, मजीद 22% 30 जून तक कर देंगे। 38 जगह पे लड़ाई हो रही है। 2300-2400 अफगान आर्मेंट्स ट्रुप विद आर्नामेंट्स उन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। हम इलेक्ट्रॉनिक एंट्रेंस करने लगे हैं। हम महसूस करते हैं कि अगले 2-3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वक्त आ सकता है मुस्तकबिल करीब में। अमेरिकन चाइनीज़ पॉलिटिक्स जो है और चीन आप शुरू हो जाएं, ऊपर से मलेशिया, इंडोनेशिया, जिबूटी से लेके इंडिया से लेके पाकिस्तान के हालात मुल्क की सरहदों पे जन्म पा रहे हैं, उस पर भी सारी पार्टियों को मिलकर बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म के दो टोक बयान पर अरकान पार्लियामेंट ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, ये भी देख लीजिए।
मुल्क की सोवरेनिटी और मुल्क की खुदमुख्तारी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो ज़ाहिरी बात है नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट्स अपने सिर्फ देना नहीं होता, स्टेटमेंट्स के ऊपर कायम रहना भी जो है वो हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आलमी मीडिया से हमें पता चला है यहाँ फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिया है। बजट तो IMF ने बनाना है और जब वो नेगोशिएशंस फेल हो गई हैं तो उस सूरत हाल में वो कौन सी ट्रेड ऑफ्स हैं, ट्रेड ऑफ्स किए जाएंगे वो बताएं आकर, और वो अगर एयर बेस नहीं है तो क्या है। हमने किसी सूरत अपनी सॉवरेनिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आज इम्तिहान है हमारा और इंशाअल्लाह किसी सूरत हम बाहर की जंगों को, दूसरों की जंगों को अपना नहीं बनाएंगे। अल्लाह करे। देखिए बात यह कि उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कोई एतमाद नहीं है, कोई एतबार नहीं है, कोई ये कि उनकी कोई साख नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे उनकी बात ये सही हो। एक और बड़ी अहम पेशरफ्त, मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से पहले वाला स्टेटस छेड़ने पर परेशान है और इसी परेशानी में कुल जमाती इजलास भी बुला लिया गया है। कश्मीरी रहनुमाओं को भी 24 जून के इजलास में शिरकत की दावत दे दी, जिसमें मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने पर गौर किया जाएगा। क्या मोदी सरकार ने हार मान ली? क्या हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर का खुसूसी स्टेटस बहाल करने वाला है? मसला कश्मीर मोदी सरकार के लिए बड़ा मसला बन गया। सर जोड़कर बैठने का फैसला कर लिया। 5 अगस्त के फैसले से पीछे जाना होगा। कश्मीर के स्टेटस की बहाली पर गौर करना होगा। कश्मीर की सियासी जमातों को दावतनामे भिजवा दिए गए। साबिक कठपुतली वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कुल जमाती इजलास में शिरकत के लिए दावतनामा मिलने की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की तरफ से 24 जून को कुल जमाती इजलास में बुलाया गया है। इजलास की क़यादत नरेंद्र मोदी करेंगे और दीगर मुतल्लिका मसाइल पर गौर होगा। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने कश्मीर का रियासती स्टेटस खत्म कर दिया था। इब्राहिम रईसी ईरान के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। नौ मुंतखब सदर ने 62% वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद पेश की है। सरकारी नताइज के मुताबिक दीगर 3 सदारती उम्मीदवारों ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। सुबुकदोश होने वाले हसन रूहानी ने नए सदर को मुबारकबाद भी पेश की है। 60 साला इब्राहिम रईसी रवां बरस अगस्त में सदारती मनसब संभालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट पैगाम में कहा है, ईरान के साथ इलाकाई अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म हैं। और कौमी असम्बली के बजट इजलास का एक और दिन मार धाड़ के बगैर गुजरा। किताबें और बोतलें नहीं चली, लेकिन अल्फाज की गोलाबारी होती रही। इजलास में अरकान ने शोर शराबा नहीं किया, लेकिन हंगामे के दिनों का जिक्र जरूर हुआ। कादिर पटेल ने वजीर दिफा परवेज खटक पर तंज करते हुए कहा कि हंगामे के दौरान वजीर दिफा ने भी हस्बे वजन और हस्बे तौफीक अपना हिस्सा डाला था। उनका फेंका गया कागज किसी को लग जाता तो बड़ा नुकसान हो जाता। फेंकते नजर आए जिनके बारे में मैं ये चंद ही सही मैं ये तवक्को नहीं करता था। बाकी तो चले ठीक है, लेकिन हस्बे वजन और हस्बे तौफीक हमारे वजीर दिफा साहब ने जो एक कागज वहां से उछाला वो बहुत जोर मिसाइल की तरह यहां आया है सर। और मैं तो इस बात पे खुश हूं कि अल्लाह ने बचत की, कहीं लगा जाता तो 5, 6, 8 आदमी तो यहां लुढ़क जाने थे उसमें। पीडीएम रहनुमाओं का कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल एतमाद खो चुके, अब वो घर जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जिस तरह असेंबली का गेट तोड़ा गया इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब्दुल गफूर हैदरी ने इल्जाम लगाया कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाई गई। हुकूमती रवैये से जमहूरी इक़दार को नुकसान पहुंच रहा है। पीडीएम ने बलूचिस्तान असेंबली के बाहर हंगामा आराई का मलबा सूबाई हुकूमत पर गिरा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एहतजाज अपोजिशन का आईनी हक है, लेकिन जिस तरह पुलिस ने एक्शन लिया उसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि जो रास्ता वो बनाकर असेंबली के अंदर दाखिल हुए थे उसी रास्ते से घर वापस जाएं। गफूर हैदरी ने दावा किया कि हुकूमत ओछे हथकंडों से ऑपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हम
इस किस्म की रवैये को कंडम करते हैं। इस किस्म के हथकंडों का जुर्रतमंदी के साथ मुकाबला किया जाएगा। JUI रहनुमा ने ऐलान किया कि हुकूमती रवैये के खिलाफ सेनेट और कौमी असम्बली में आवाज बुलंद करेंगे। हुक्मरानों को तहफ्फुज़ात दूर करने चाहिए थे। छोटे मियाँ से बड़े सवालात, तफसील थोड़ी देर बाद। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में हारने वाले ने हमेशा धांधली का इल्ज़ाम लगाया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से शाही ख़ानदान की रिवायती सियासत ख़त्म हो जाएगी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोली, बिलावल भुट्टो जरदारी को ज़ेब नहीं देता कि अपने कद से बड़ी बातें करें। जाली अरस्तु जो आसन इकबाल साहब हैं, वो मुसलसल ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने का जो बुनियादी उनका हक है उसको छीनने के लिए रोज लंगोटा कस के मैदान में आ जाते हैं। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी उस सियासी अमल के अंदर हिस्सेदार बनने के अहल नहीं है तो आपके जिले सुबहानी जो है वो लंदन बैठ के आपकी लगामें वहाँ से क्यों खींच रहे होते हैं। हमारा ये पर्ची शहजादा जो है, हम ये तवक्को नहीं करते कि वो इस तरह की गुफ्तगू करके पार्लियामेंट के अंदर अपना मजाक बनाए। दो अल्फाज में चीफ जस्टिस ने उस पर्ची शहजादे की हुकूमत की कारकर्दगी जो है मीडिया की स्क्रीनों की जीनत अदालत में बैठ के बना दी है। शहबाज शरीफ हो या कोई भी शरीफ नमा फर्द हो, वो आइन और कानून की उस छड़ी से मुबर्रा नहीं है। पहले अपने भाई के पांव पकड़ें और उन्हें कहें कि पाकिस्तान आए। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली शेख रुहेल अस्कर ने गाली को पंजाब का कल्चर कहने पर गलती तस्लीम कर ली। कहते हैं गलती हुई, कल्चर की बजाय ट्रेडिशन का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। अरस्तु बनने की बजाय मेरी तस्दीक करनी चाहिए थी। वो समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत है या जो उसके अरकान होते हैं वो अपने रहनुमाओं से सीखते हैं। मैं मान लेता हूँ गलती की होगी, हम मुझे कह सकते हैं कि ये आपने गलत किया, आप इसको दुरुस्त कर लें। लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मैंने वो गलत इस्तेमाल कर दिया, उसकी जगह ट्रेडिशन अगर इस्तेमाल करता ना कल्चर की बजाय ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या होती है, ट्रेडिशंस में गलती खराबियाँ भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी। अच्छी ट्रेडिशन भी हैं, बुरी ट्रेडिशन भी हैं। बजाय इसके कि आप अरस्तु बनते तो आप मेरी तौसीक कर देते। इन बातों से, इस तनकीद से, इस मुखालफत से मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? मेरी सेहत पे कोई असर पड़ेगा? मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? जेल में शहबाज शरीफ से FIA ने क्या पूछगछ की, समा अहम दस्तावेजात सामने ले आया। सवाल हुआ कि आपके खानदान की 2 शुगर मिल्स के मुलाजमीन के अकाउंट में 25 अरब रुपए से ज्यादा रकम कैसे आई? जवाब मिला ये तो केस ही जाली और बनावटी है। ज्यादातर सवालात के जवाब में कहा कानूनी टीम से मुशावरत के बाद जवाब दूंगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अशरफ भट्ट। 25 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा स्कैंडल। समा को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक जेल में कैद के दौरान शहबाज शरीफ ने FIA के अक्सर सवालों के जवाबात देने की बजाय सिर्फ यही कहा कि कानूनी टीम से मुशावरत के बाद जवाब दे सकूंगा, लेकिन अपोजिशन लीडर ने 2 सवालों के जवाबात दिए। ताहम इसमें भी सवाल गंदम और जवाब चना वाला मामला था। शहबाज शरीफ से सवाल हुआ कि आप बता सकते हैं कि रमजान और अल अरेबिया शुगर मिलों के मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए कैसे आए? जवाब आया कि ये केस जाली और बनावटी है और बिल्कुल इसी तरह का मामला पहले नैब में भी चल रहा है। दीगर सवालों में तफ्तीशी टीम ने पूछा कि आपकी एमा पर सुलेमान शहबाज साबिक वज़ीर आला हाउस मॉडल टाउन में कैश की सूरत में भारी रकम वसूल करते रहे और यही रकम बाद में मुलाजमीन के अकाउंट्स में जमा होती रही और फिर हवाला हुंडी के जरिए मुल्क से बाहर मुंतकिल हुई। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि वो इस सिलसिले में अपनी कानूनी टीम से मुशावरत के बाद ही जवाब देंगे। तफ्तीशी टीम ने जब ये पूछा कि खानदान के सरबराह के तौर पर क्या ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी ना थी कि आपके बेटों के पास अरबों रुपए कहां से आ रहे थे, तो अपोजिशन लीडर बोले कि वो सिर्फ ये जानते हैं कि उन्होंने अपनी वजारत आला के दौर में कई मंसूबों से अरबों रुपए की बचत की थी। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। खबरों में आगे होगा पानी चोरी का नेटवर्क बेनकाब। कराची में शारा फैसल पर कायम नस्ला टावर फौरी गिराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने नस्ला टावर के मालिक को हुक्म दिया कि तमाम अलॉटीज को 3 माह में रकम वापस करें। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए।
कोई रियायत नहीं होगी, नस्ला टावर गिराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में वाजे कर दिया, मालिकान को गैर कानूनी तामीरात का खमियाजा भुगतना होगा। नस्ला टावर के मालिकान 3 माह में अलॉटीज को रकम वापस करेंगे। अदालत इज़्मा ने फैसले में करार दिया कि 780 मुरब्बा गज की जमीन की लीज थी, मगर बिल्डर ने गैर कानूनी तौर पर सर्विस रोड पर कब्जा किया। जो दस्तावेजात नस्ला टावर के मालिकान की जानिब से पेश की गयी काबिल कबूल नहीं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि 780 मुरब्बा गज जमीन को इजाफा करके 1044 मुरब्बा गज में तब्दील किया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि नस्ला टावर गिराने का अमल फौरी शुरू किया जाए। कमिश्नर कराची नस्ला टावर खाली करवा कर अपनी तहवील में लें। नस्ला टावर का मालिक अलॉटीज को 3 माह में असल रकम वापस करे। मुकर्ररा मुद्दत में रकम वापस ना की गई तो मालिकान पर मार्कअप और मुआवजे का दावा भी किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मालिकान और अलॉटीज की नजरसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कमिश्नर को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि NICVD के 5 करोड़ रुपए एयर टिकट्स में उड़ाए गए। मलीर कोर्ट्स के बाहर गुफ्तगू में हलीम आदिल का कहना था कि नवीद कमर के भाई नदीम कमर ने कोविड लॉकडाउन में एयर टिकट्स की रकम जारी की। NICVD की माला जपने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी शर्म से डूब मरे। जहाज उड़े या ना उड़े, फंड्स उड़ गए हैं। कोरोना के दौरान परवाजों की बंदिश के बावजूद हवाई जहाज के टिकटों पर 5 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। 7 ट्रेवल एजेंसी हैं, उनका जिक्र है, उनमें डेट्स हैं, उनके पैसे हैं। कल एक रिपोर्ट दी है समा टेलीविजन ने, NICVD में कोविड के दौरान 5 करोड़ रुपए के जहाज के टिकटों पे खर्च कर दिया। किसने? वो जो मूंछों वाला है, वो बदतमीज किस्म के MNA नवीद कमर का भाई नदीम कमर। बिलावल जरदारी, जरा बाहर तो निकलो। NICVD करने वालों, शर्म करो, डूब मरो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे दिल के दर्द के पैसे, मरीज के पैसे, दवाई के पैसे भी 5 करोड़ रुपए नदीम कमर के जरिए, नवीद कमर के जरिए बिलावल हाउस के वो अकाउंट में चले गए। अब अहम मामला, जिन्होंने पानी चोरी होने से रोकना है, चोर उन्हीं के साथ साथ घूम रहे हैं। कराची में पानी चोरी के सबसे बड़े मुलजिम ने वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के साथ तकरीब में शिरकत की। शकील महर लियारी एक्सप्रेसवे पर पानी चोरी का नेटवर्क चला रहा है, उसके खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज हैं। समा लियारी एक्सप्रेसवे पर शकील महर का नेटवर्क बेनकाब कर चुका है। मजीद कारस्तानियात जानते हैं मोहम्मद अली हफीज से। बताइए अली। जी बिल्कुल, बहुत ही हैरान कुन मनाजिर हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के साथ जो शख्स घूम रहा है, शकील महर नामी शख्स है ये। इस पर इल्ज़ाम है कि कराची के अंदर जो पानी चोर माफिया का नेटवर्क है, सबसे बड़ा जो लियारी एक्सप्रेस के नीचे है, ये जो है उसको रन करता है, चलाता है। इसके ख़िलाफ़ जो है थाना सोल्जर बाज़ार और इसके अलावा थाना जो है जमशेद क्वार्टर में 2 मुकदमात हैं, जिसमें जो है इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी है। एक शख्स जो पुलिस को मतलूब है, जो पानी चोरी में मुलविस है, जिसके खिलाफ FIR है, वो वज़ीर बल्दियात नासिर शाह के साथ नज़र आ रहा है। यकीनन ये बहुत जो है अहम सवालात हैं। पानी चोर माफिया और ख़ास तौर पर बड़ा नेटवर्क चलाने का इल्ज़ाम है शकील महर पे। कहा जाता है कि साइट इंडस्ट्रियल जोन के अंदर जो फैक्ट्रियों में पानी चोरी करके सप्लाई किया जाता है, इस पर भी जो है ये इल्ज़ाम भी जो है शकील महर पे लगता है। अब जवाब देना होगा, वज़ीर बल्दियात को बताना होगा कि इस महफिल के अंदर उनकी तकरीब में जो है शकील महर, जिस पर इतने संगीन जो है इल्ज़ामात हैं, FIR में नाम है, वो यहाँ पर क्या कर रहा था। बड़ा अहम मामला जिसकी तफसील आपने दी। अली हफीज, आप हमारे साथ ही रहिए। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनका मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। नासिर शाह साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपकी हुकूमत तो पानी चोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मगर आप ऐसे शख्स के साथ घूम रहे हैं जो पानी चोरी के मुकदमे में नामजद है। ये साहब, आप बता पाएंगे क्या कर रहे थे इस तकरीब में? जी बिल्कुल, मैं वज़ाहत से बताता हूँ कि ये मेरे साथ घूम नहीं रहे थे, बल्कि ये आज इफ्तिताह था इंडस्ट्री एस्टेट के जो रोड्स हैं उनको बनाने का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खुसूसी अहकामात पर CM सिंध में इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, ज़वेर मोतीवाला साहब और जावेद बलवानी या जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेट वाले सब थे, उनके कहने पे हमने ये स्कीम शुरू की। 14 रोड जो हैं वहाँ के बड़े,
उनको बनाने की। तो ये जो शख्स है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इसके खिलाफ हमने क्रैक डाउन किया। मैं सर खासे करीब नजर आ रहे हैं इस वीडियो में ये आपके। जी जी, आपके कान में कुछ कह भी रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर समा की समाहतों पर गिरा न गुजरे, मेरी सुन लें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि वहाँ पे ये इंडस्ट्री जो थे हमारे जुबैर साहब और उनके साथ आए, आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्लेम कर रहे थे कि जी हम सब सॉइल पानी जो है सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज को, जिस पर हमने एक्शन किया था। मैं खुद भी गया था, 2 एक्शन किए। इनके खिलाफ 4-5 FIR दर्ज हैं जिनमें इन्होंने जमानत कराई हुई है। इसी तरह कोई 35 के करीब मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ FIR है। तो जो लाइन से पानी चोरी करेगा उससे किसी किस्म की रियायत नहीं करेंगे। जो वैसे सब सॉइल के लिहाज से इंडस्ट्री भी हमें चलानी है, क्योंकि वहाँ से मईशत का पहिया चलता है, तो वो उनको हमारी तरफ से इजाज़त है। ये एक तकरीब है जिसमें आकर वो मुंह निकाल रहा है, देख रहा है, आप खुद देख लें। यहाँ मेरी गाड़ी में आया हो मेरे साथ या मेरे जाने के बाद आया, वो ऑलरेडी पहले मौजूद था। आपके सारे नुमाइंदे थे, दीगर मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था। ये जमानत पे ना होता तो उसको मैं वहीं से गिरफ्तार करवा लेता, लेकिन इसके पास जमानत मौजूद थी और इस तरह के लोगों को हम बहुत सख्त। लेकिन नासिर साहब अभी वो जमानत पर हैं, तो क्या वो बरी जिम्मा हैं? हम ये समझे आप गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं क्या? बरी जिम्मा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो एक्शन हमने किए थे, अगर वहाँ पे दोबारा उसने वही काम शुरू कर दिया है तो फिर तो हमारी उसके साथ किसी किस्म का हम उसको ख्याल कर रहे हैं। हमने तो उसके दीगर भी जहाँ जहाँ शिकायत आती हैं इसकी या इस तरह के कोई और लोग हैं, उन सब पर एक्शन हो रहा है। अगर हमारा इसके साथ ऐसा ताल्लुक होता तो इसके ऊपर FIR क्यों होती? ठीक है, यानी कि आपका ये कहना है कि पानी चोरी में जो भी सरगर्म है, जो भी मुलव्विस है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। लाड़काना में आवारा कुत्तों ने एक ही रोज 27 अफराद को काटकर जख्मी कर दिया। नवीद लाड़क की रिपोर्ट देखिए। लाड़काना के गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों की दहशत। एक ही रोज में 11 बच्चों समेत 27 अफराद को जख्मी कर दिया। चांद का अस्पताल में कायम ARV सेंटर पर मुतासर अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई। शहर में बहुत जो है फालतू कुत्ते हैं, शिकारी, वो बहुत बढ़ गए हैं। जो हमारी सिंध हुकूमत है वो भी कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर रोज कुत्तों के काटने के 20 से 30 वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ट्रीटमेंट जो इधर है, इसको ARV की ज़रूरत होती है, वो ARV लगती है। बाकी जो ट्रीटमेंट होती है, अगर एडमिशन की ज़रूरत होती है, एडमिट कराते हैं। सिंध हाई कोर्ट के सख्त अहकामात के बावजूद कुत्तों के काटने के वाक़यात में कमी न आना हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा रहा है। नवीद लाड़िक, समा, लाड़काना। लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पारा चढ़ गया। शहरी लाइंस और दरवाजे तोड़कर वैक्सीन लगवाने अंदर दाखिल हो गए। हंगामा आराई इतनी बढ़ी कि इंतजामिया को पुलिस को बुलाना पड़ा। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहीन मिशाल। लाहौर एक्सपो सेंटर में ओवरसीज को ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगना शुरू हुई तो शहरियों का तांता बन गया। रश बढ़ा तो धक्कम पेल भी शुरू हो गई। शदीद बदनज़मी पर ओवरसीज की वैक्सीन का अमल रुक गया। हुकामा भी खत्म हो रहा है, 2 बार टिकट कैंसिल हो गई है, तो वो सुबह के लगा रहे थे, अभी बहुत परेशान हो रहे हैं। बस थोड़ा सा मसला बना, ये लोग रश हो गया, उस वजह से इन्होंने ये बंद कर दिया। ऊपर से धक्के मार रहे हैं। वैक्सीन तो पड़ी हुई है, ये कोई दाल है, चीनी जो खत्म हो गई है, एकदम खत्म हो गई है। इंतजामिया ऐलान करती रह गई मगर शहरी टस से मस न हुए। हंगामा आराई पर पुलिस भी तलब कर ली गई। गर्मी बहुत ज्यादा है, अपना टाइम बचाएं और अपने अपने घर की तरफ रुख करें। इंतजामिया का कहना था साइनोवैक और साइनोफॉर्म वैक्सीन मौजूद है, जबकि बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन का अमल सोमवार से दोबारा शुरू किया जाएगा। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। 6 में कराची किंग्स ने प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी है। ग्लैडिएटर्स 177 रन के ताक़ुब में नाकाम रहे। कराची की फतह के बाद लाहौर भी इवेंट से बाहर हो गया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की शिकस्त लाहौर कलंदर्स ने PSL से बाहर कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स 117 रन के ताक़ुब में नाकाम रही। कराची किंग्स ने प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स 117 रन के ताक़ुब में नाकाम रही। कोरोना का जोर थमने लगा। सिंध में प्राइमरी स्कूल 21 जून से खुल जाएंगे। दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स भी 28 जून से खुल जाएंगे।
कोरोना का जोर थमने लगा। सिंध टास्क फोर्स ने 21 जून से प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला कर लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं केसेस कम होने के बाद सख्तियों में कमी की जा रही है। प्राइमरी स्कूल को भी खोलने की तरफ जा रहे हैं 50% एडमिशन के साथ। 28 जून से इंशाअल्लाह सिंध भर की दरगाहों को खोल दिया जाएगा। कराची समेत सिंध भर के अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स भी 28 जून से खुल जाएंगे। उधर वैक्सीन की कमी के बायस वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार को बंद रहेंगे। ताहम रूस की स्पुतनिक वैक्सीन जून के आखिरी हफ्ते में आ जाएगी। हुक्काम के मुताबिक 15 लाख साइनोवैक की खुराकें 21 जून तक पाकिस्तान पहुँचेंगी, जबकि कैंसाइनो की 7 लाख और पाकवेक की 4 लाख खुराकें 23 जून को मिलेंगी। इजलास के शुरा को बताया गया कि कराची में तशखीस की शरह 8.08 और हैदराबाद में 4.3% है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कमी तब तक होती रहेगी जब तक अवाम SOPs पर अमल करते रहेंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मस्जिद के अंदर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया। बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम औरंगी टाउन में बलोच गोट में वाक़ रब्बानी मस्जिद में मौजूद हैं, जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। असर की नमाज जो है वो जारी थी इस मस्जिद में, जब मुरसलीन ख़ान नाम के शख्स हैं जो कि यहाँ पर आए हैं वज़ू ख़ाने में वज़ू करने के लिए। ये वो वज़ू ख़ाना था, यहाँ पर वो वज़ू जो है वो कर रहे थे। इसी दौरान मस्जिद में एक शख्स जो है वो दाखिल हुआ है जिसने उन पर एक गोली चलाई है। वो गोली उनके सर पर लगी है, मौके पर ही वो जाम बहक हुए हैं। उनको फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से ले जाया गया है। पुलिस का ये कहना है कि ये कोई वाकया ज़ाती दुश्मनी का दिखाई देता है। मस्जिद इंतजामिया का कहना है कि वो इनको जानते नहीं थे, वो यहाँ पर रेगुलर नमाज पढ़ने जो है वो नहीं आते थे। पुलिस का ये कहना है कि जी वो मोमिनाबाद के औरंगी टाउन के इलाके मोमिनाबाद के रिहायशी थे। हम बच्चे से बात करते हैं जो कि यहाँ पे मौजूद था उस टाइम नमाज में। मैं नमाज में था पहली सफ़ में, तो हमारे को कुछ मालूम नहीं था। हम जैसे बाहर निकले तो एम्बुलेंस वाले चीपा वाले ना वो लेकर जा रहे थे। बस अभी आया था, ये चेहरा हमने नहीं देखा मगर इसका। जी बिल्कुल, जाए वक़ुआ से 30 बोर का खोल भी मिला है जिसे फॉरेंसिक के लिए जो है वो भेज दिया गया है। जी अहमद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया।